हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आपके लिए लेके आया हूँ पुणे के एक हॉस्टल की बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की, जिसने पुणे जाकर एक कॉलेज में एडमिशन लिया था अपनी आगे की स्टडीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। अब वहाँ पर उसको एक हॉस्टल भी चाहिए था जिसमें वो रहकर उस कॉलेज में पढ़ाई कर सके। तो कॉलेज के ही बगल में एक हॉस्टल था जिसका नाम मैं आपसे डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी हॉरर साइटिंग्स के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं फेस करनी पड़ी हैं। तो रोहित ने उस हॉस्टल में अपना रूम ले लिया था। अब बाहर से देखने पे तो हॉस्टल बहुत बढ़िया लग रहा था। रोहित को ये महसूस हुआ कि चलो यहाँ पे रहना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सब कुछ साफ़ सुथरा है और अच्छी लोकेशन उसके कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा पास है। अब रोहित ने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। उसका रूम था सेकेंड फ्लोर पे। उस सेकेंड फ्लोर पे और भी 2-4 रूम्स उठे हुए थे, बाकी सारे रूम्स बंद थे। अब रोहित अपने रूम में रहने लगा। पहली रात तो रोहित बहुत ज़्यादा, क्योंकि सफ़र करके आया था तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो वो तुरंत ही 8-9 बजे रात को ही सो गया और सुबह ही उसकी आँख खुली। जब सुबह वो उठता है तो उसको एक भारीपन महसूस होता है अपनी बॉडी में, जैसे बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में हर जगह पे पेन हो रहा होता है। तो वो समझता है कि शायद ये सफ़र की ही थकान है जो मेरे साथ हो गई। अब अगला दिन आता है। वहाँ पे कुछ ये मतलब जो सीनियर्स होते हैं उस हॉस्टल के अंदर, वो भी रह रहे होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे उनका रहता है। तो रोहित सबसे मुलाकात करता है, सबसे मिलता है, मतलब अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करता है। जिस पर वहाँ के सीनियर्स कहते हैं कि रोहित, तुम इस हॉस्टल में रहने आ तो ज़रूर गए हो, लेकिन एक सच्चाई है जो हम तुमको बताना चाहते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया बंदा इस हॉस्टल में रुकने आता है तो हम उसको ये चीज़ ज़रूर बताते हैं ताकि उसके साथ भी कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए। जिस पर रोहित थोड़ा सा शॉक में जाता है और वो सोचता है कि मतलब ये बड़े सीनियर्स हैं तो ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या मेरी रैगिंग करने का तो कोई प्लान नहीं है। तो रोहित चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। वो उनसे कहता है कि ठीक है, आप बताइए ऐसा क्या है यहाँ पे जो मुझे उस चीज़ से मतलब बच के रहना होगा और आपकी बातों को मानना होगा। सीनियर्स बताते हैं, रोहित, यहाँ पर रात में कभी भी 11 बजे के बाद अपने रूम का दरवाज़ा मत खोलना और कोशिश करके 10 साढ़े 10 तक सारे काम करके तुम अपने रूम में चले जाना और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी सो जाओ। तो रोहित कहता है कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आप मुझसे ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि मेरी आदत तो देर रात तक जागने की है। तो वो सीनियर्स कहते हैं कि नहीं रोहित, तुम्हें सोना होगा और तुम जल्दी सो जाया करना, क्योंकि अगर तुम नहीं सोओगे तो फिर 1-2 दिन में तुम्हें खुद ही ये चीज़ फील हो जाएगी कि हमने ऐसा क्यों कहा। रोहित कहता है कि ठीक है, और कुछ आप बताना चाहेंगे? तो उन लोगों ने टाल दिया, आगे की कोई भी बात नहीं बताई, बस इतना ही उससे कहा। तो रोहित कहता है ठीक है। अब रोहित के दिमाग में भी एक बात चल रही होती है कि यार ये सीनियर्स हैं और मैं नया नया आया हूँ, तो पक्का ये रैगिंग के चक्कर में इन्होंने इस तरीके से मुझे मतलब परेशान करने की कोशिश करी है। रोहित करता क्या है कि उस रात अपने रूम में जब जाता है वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और वो जागता है, क्योंकि उसकी आदत भी नहीं होती इतनी जल्दी सोने की। वो सो नहीं रहा होता है, वो जाग रहा होता है। तभी अचानक से उसको अपने उस रूम के बाहर वो जो कॉरिडोर था उसमें जैसे किसी औरत के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे किसी औरत ने अपने पैरों में पायल पहनी है और वो वहाँ पर चल रही है पूरे कॉरिडोर में इधर से उधर। रोहित इस आवाज़ पे ध्यान देता है और फिर वो सोचता है कि ये शायद मेरे सीनियर्स की हरकतें हैं, वो ये चेक करना चाह रहे हैं मैं सो गया कि नहीं। तो रोहित सोचता है कि मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल देता हूँ और बाहर जाके कह दूँगा कि तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। रोहित धीरे धीरे उठता है। वो आवाज़ कॉरिडोर के एकदम एंड से जैसे रोहित के रूम की तरफ ही बढ़ रही होती है और रोहित धीरे से अपने दरवाजे को खोलता है और अचानक से ही जैसे बाहर निकलता है वो, और ये देख के बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
और वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई और हल्की सी एक ब्लरी इमेज जैसे उसको फील हुई अपने राइट साइड में, जबकि वो उस वक्त सामने ही देख रहा था। तो उसको एक एहसास नहीं होता है जैसे साइड में कुछ हुआ, और हमको एक चीज़ की फीलिंग आ गई कि यहाँ पे कुछ था। क्लियरली रोहित ने कुछ भी नहीं देखा था, बट वो जैसे ही उधर देखता है राइट साइड तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। वो जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर देता है और एक पल के लिए वो सोच में पड़ जाता है कि यार सीनियर्स अगर हैं तो वो भागते हुए दौड़ते हुए, इतना लंबा कॉरिडोर है, कहीं ना कहीं तो वो दिखेंगे। बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा होता है, सारे दरवाजे बंद होते हैं। और फिर रोहित अपने दरवाजे को बंद करके लेट जाता है। उस रात भी रोहित को जैसे पूरी रात नींद नहीं आती ठीक से, और जब थोड़ा बहुत वो सोता है तो उसको जैसे फील होता है कि कोई भारी कदमों की आवाज़ या पायल की छनछनाहट उसके रूम के बाहर से वो आवाज़ें उसको सुनाई दे रही होती हैं। लेकिन अभी रोहित उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता और उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह रोहित अपने सीनियर्स से पूछता है कि भैया आप लोग रात में मेरे रूम के बाहर आए थे और आपने ऐसा किया वैसा किया। तो वो सीनियर्स कहते हैं कि क्या टाइम उस वक्त क्या था। तो रोहित बताता है कि 1 से 1:30 बजे का टाइम था। तो सीनियर्स बताते हैं कि कल हमारी पार्टी थी और वो पार्टी अटेंड करके ही हम लोग 2:30 से 3 बजे वापस इस हॉस्टल में आए हैं। तो 1:30 बजे तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर देगा। उस वक्त तो शायद सेकेंड फ्लोर में 3-4 रूम्स में लोग होंगे, बाकी तो नीचे पूरा बंद था क्योंकि हम लोग यहाँ थे ही नहीं। रोहित बाकी लोगों से भी पूछता है, अपने सेकेंड फ्लोर वाले 2-4 जो बंदे रह रहे होते हैं, वो भी कुछ पुराने ज़्यादा नहीं होते, तो वो बताते हैं कि हाँ रात तो ये सब वहाँ गए हुए थे। अब रोहित एक अनजाने से डर में, एक अनजाने से खौफ में, जैसे उसका दिमाग अब काम नहीं करता है कि आखिर ऐसा किया तो किया किसने। रोहित का मिजाज होता है कि वो ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ना यकीन करता है और ना ही डरता है। तो वो ये डिसाइड करता है कि अगर आज रात फिर ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं ज़रूर से पकड़ूंगा कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। रात में जब रोहित अपने रूम में जाता है और आज तो सीनियर्स भी नीचे होते हैं, तो रोहित को पूरा यकीन होता है कि कोई ना कोई, कि हो ना हो इन्होंने ही ये जो कल रात मेरे साथ बीता वो भी इन्होंने ही किया था, और आज भी अगर कुछ हुआ तो यही होंगे वो, भले ही ये बोल ऐसे रहे हो कि हम थे नहीं। तो रोहित को यकीन नहीं रहता अपने सीनियर्स के ऊपर और वो उस रात अपने रूम में चला जाता है। रूम में लेटे लेटे रोहित अपनी बुक को पढ़ रहा होता है। फिर तभी अचानक से उसको उसके रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, रोहित, जैसे उसको कोई बुला रहा हो। और फिर जैसे अचानक से कोई पैरों की आवाज़, पायल की आवाज़, जैसे दौड़ते हुए कोई कॉरिडोर में निकल गया हो। अब ये सुन के रोहित थोड़ा सा डर जाता और उठ के बैठता है और अपने दरवाजे पे कान लगा के वो सुनने लगता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। थोड़ी देर तक तो सब कुछ शांत रहता है, कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर आधे घंटे के बाद करीब वक्त हो रहा होता है 2 बजे का करीब, रोहित को फिर वही पैरों की छन छन और एक भारीपन की आवाज़ उस कॉरिडोर में सुनाई देती है। इस बार रोहित धीरे से दरवाजे को खोलता है और अपना चेहरा बाहर निकाल के दोनों तरफ देखता है। कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल गुप्त सन्नाटा अंधेरा। बहुत दूर पे एक छोटी सी लाइट जल रही होती है जिसकी रोशनी पूरी तरह से उस कॉरिडोर में नहीं फैल रही होती है, मतलब थोड़े से हिस्से में रोशनी होती है, बाकी पूरा अंधेरा होता है। रोहित धीरे से बाहर निकलता है और आगे बढ़ने लगता है। वो आवाज़ उसको हल्की हल्की आ रही होती है और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो आवाज़ छत की तरफ जा रही है या उधर ही एरिया से आ रही है जिधर छत को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगता है और जो सीढ़ियाँ टेरेस के ऊपर जा रही होती हैं उस पे उसको एक जैसे राउंड होता है, जब सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं तो फिर दूसरी सीढ़ी शुरू होती है तो राउंड एक बनता है। उस राउंड के पास जैसे रोहित को फील होता है कि कोई औरत है, जैसे बिल्कुल उसकी एक परछाई है काली काली सी, उसने साड़ी पहनी हुई है, वो मुड़ के ऊपर जा रही है। रोहित सोचता है कि आखिर यार ये कौन है, ऐसा तो कोई भी इस पूरे हॉस्टल के अंदर ऐसी कोई औरत तो है भी नहीं। रोहित हिम्मत करता है और धीरे धीरे उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते जैसे ही वो राउंड लेता है,
अचानक से ही वो औरत उसके सामने आ जाती है और एक बहुत ही भयानक चीख के साथ उसके ऊपर जैसे हमला करती है। ये देख के रोहित गिरता है और गिरने के बाद वो बाकी सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आता है। रोहित का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसको पैर में भी काफ़ी चोट आई होती है और वो उठ के बस भागने की कोशिश करता है। वो लंगड़ाते हुए भागता है और भागते भागते अपने रूम में आना चाहता है और जैसे वो औरत उसका पीछा करती है और जैसे ही वो अपने रूम के पास पहुंचता है, अपने उस रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, वो औरत रोहित के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये देख के रोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। और वो औरत पास आती है और वो धीरे से कहती है, रोहित, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुनने के बाद रोहित की डर से हालत पतली हो जाती है और वो आंखें फाड़ के उस औरत को देख रहा होता है और हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये सारी चीज़ें होती हैं और तभी अचानक से रोहित बहुत कस के चिल्लाता है। उसकी ये चीख सुनने के बाद जैसे नीचे सारे लोग और अगल बगल के जितने भी रूम्स में लड़के होते हैं वो सारे दौड़ते हुए सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं। ये आवाज़ सुनने के बाद वो औरत जैसे वहाँ से गायब हो जाती है और रोहित बेहोश हो जाता है। जो सीनियर्स होते हैं रोहित को उसके रूम में लेके जाते हैं, लेटाते हैं, उसके चेहरे पे पानी मारते हैं, तब वो फिर होश में आता है और बहुत ज़्यादा डरा होता है। होश में आने पर भी वो जैसे ऐसे चिल्लाता है, मुझे मत मारो और वो मुझे मार देगी, उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसी बातें करने लगता है। इसके बाद सीनियर्स कहते हैं कि हमने तुमसे पहले भी मना किया था रोहित कि 11 बजे के बाद अपने रूम का दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जितनी ज़्यादा इमरजेंसी हो, जितनी ज़रूरत हो, जब तक किसी न किसी को कांटेक्ट करके बुला ना लेना अपने साथ, तब तक इस रूम से बाहर मत निकलना। लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम रूम से बाहर निकले। रोहित कहता है भैया मुझे लगा आप लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो और क्योंकि मैं नया हूँ इस हॉस्टल में, आपसे जूनियर हूँ, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप मेरे साथ रैगिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो इसलिए मैं बस ये देखना चाहता था कि कहीं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो कि मुझे इस हॉस्टल में महसूस हो रही हैं दूसरे दिन से ही, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें कहीं आप लोग तो नहीं कर रहे। तो वो फिर उसको बताते हैं, कहते हैं रोहित अब तुम्हारा जानना ज़रूरी है कि इस हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज हम सब एक टाइम के हिसाब से ही यहाँ पे सारी चीज़ों को कर पाते हैं। और क्योंकि ये हॉस्टल साफ़ सुथरा है, अच्छा है और यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके हम यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी सालों से और ऐसी कोई दिक्कत आज तक किसी को नहीं हुई। पर ये समझ लो कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि इसी स्कूल की एक मेट्रेस थी जो यहाँ पे काम करती थी और वो यहाँ पर झाड़ू पोछे का, साफ़ सुथराई का काम करती थी और उसका नाम था कांता। कांता इस हॉस्टल की एक एक चीज़ का ख्याल रखती थी और यहाँ तक जो बच्चे थे उनसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बातें किया करती थी, उनके सारे काम कर दिया करती थी। लेकिन यहाँ के कुछ शरारती लड़कों ने एक दिन बहुत ज़्यादा गंदा काम किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग किसी को डराते हैं और वो एक हॉरर वाला मास्क लेके आ गए और वो पहन के पूरे हॉस्टल में वो लोगों को रूम में जाके खटखटाते और डरा रहे थे। उस दिन रात में कांता अपने रूम में जा रही थी जो कि टेरेस पे बना हुआ है और तभी उन लड़कों ने कांता को भी डराने की कोशिश करी और पहले से ही जाके छत पे बैठ गए। वो सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और मास्क लगा के, बहुत ही ज़्यादा डरावना पूरा माहौल क्रिएट था। और फिर कांता धीरे धीरे चढ़ते हुए छत की तरफ अपने रूम में जा रही थी और अचानक से ही जैसे ही उसने उन लड़कों को देखा और उन लड़कों ने उसे डरा दिया, वो बहुत ज़्यादा चीख मारते हुए जैसे भागी और उसकी साड़ी उसके पैर में फंस गई और वो 2 फ्लोर की सीढ़ी जैसे लुढ़कते हुए नीचे आई, जिसके बाद बहुत ज़्यादा चोटें आने पर उसकी मौत हो गई। हॉस्टल मैनेजमेंट ने उन लड़कों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करी और उनके ख़िलाफ़ FIR भी कर दी, जिसके बाद उनको जेल भी हुई। बट वो छूट गए क्योंकि अब ये एक नादानी थी, उनको भी ये चीज़ नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ हो चुकी थी। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा हॉस्टल का माहौल और मिजाज बदलने लगा। आए दिन लड़कों को रात के वक्त जैसे वो कांता कॉरिडोर में टहलती हुई, चीख मारती हुई
या उन लड़कों का नाम लेती हुई दिखाई देने लगी। और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें हम लोग ने अच्छे से एनालाइज़ करी तो ये समझ में आया कि अगर 11 बजे से पहले पहले हम अपने रूम में चले जाएं और बंद कर लें रूम को, तो कांता फिर अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो कॉरिडोर में ज़रूर टहलती है। और हमारे सबके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि रात के 11 बजे के बाद अपने रूम से बाहर ना निकलें। पर तुमने वो रूल तोड़ दिया और कहीं ना कहीं कांता ने तुमको, क्योंकि तुमने सीढ़ी पे उसका पीछा किया, उसने तुमको ये समझ लिया कि शायद तुम उन्हीं लड़कों में से एक है जिसने उसकी जान ली थी उस दिन। और यही रीज़न है कि कांता तुम्हारी जान के पीछे पड़ गई है। रोहित बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और ये सारी बातें सुनने के बाद रोहित ने कहा कि क्या इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते? क्या किसी तांत्रिक को या किसी बाबा को बुला के कांता की आत्मा को शांति नहीं दी जा सकती? तो सीनियर्स ने कहा कि हॉस्टल मैनेजमेंट ने कई बार झाड़ फूक, तांत्रिक सारी चीज़ें करके देख ली, बट वो कांता की आत्मा को यहाँ से भगा नहीं पाते। ये सुनने के बाद रोहित बहुत ज़्यादा डर जाता है और अगले ही दिन वो अपने कुछ दोस्तों से बात करके उस हॉस्टल को छोड़ देता है और थोड़ा दूर कॉलेज से एक हॉस्टल मिल जाता है उसको, जहाँ पे वो रहने लगता है। लेकिन वो एक ऐसा एहसास था जो रोहित को आज तक याद है और उन्होंने मुझे ये स्टोरी अपनी भेजी ताकि आप तक मैं इसको पहुंचा सकूं। अब ये स्टोरी कितनी सच्ची है या ये आप डिसाइड करिए, मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन रोहित बताते हैं कि आज भी सपने में उनको कांता का वो चेहरा याद आता है और वो दिखाई देती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं आपका होस्ट आमिर, आप सुन रहे थे हॉरर टेल्स विद आमिर। मिलते हैं अगली वीडियो।